नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप द्विवेदी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अर्थशास्त्र कक्षा 11 11th के इस डिजिटल क्लास में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थशास्त्र शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ, अर्थशास्त्र के बारे में कौटिल्य की व्याख्या, अर्थशास्त्र के बारे में जो पश्चिमी अर्थशास्त्री हैं उन सब की व्याख्याओं की हमने चर्चा की। लेकिन अब आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि अर्थशास्त्र की मुख्य शाखाएँ कितनी हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप आगे जाएंगे बीकॉम में तब ये खास आपको काम में आने वाला है। अभी तो हम सिर्फ दो मुद्दों की बात करेंगे, पर ये दो मुद्दे आगे जाके एक पुस्तक का रूप लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारे सामने आया है, आपके सामने दोनों चीज़ें आ गई हैं। अर्थशास्त्र की मुख्य दो शाखाएं हैं, एक है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और दूसरा है व्यापक अर्थशास्त्र। जैसे आपने साइंस में देखा होगा माइक्रोस्कोप मतलब कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के काम में आता है। तो अर्थशास्त्र में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और व्यापक अर्थशास्त्र, अगर जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, विशाल समस्याएं, देश की समस्याएं हैं, तो उनका जो अध्ययन अर्थशास्त्र करता है उस शाखा को कहा जाता है व्यापक अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की मुख्य दो शाखा हैं, हम इनकी व्याख्याओं पे आते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन की दो पद्धतियां जो ऊपर लिखी हैं वही दोनों, सूक्ष्म और व्यापक। सबसे पहले यहाँ पे आ गया है सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र किसे कहेंगे। आपको मैंने सारांश बता दिया कि छोटी समस्याओं का अध्ययन, व्यक्ति की समस्याओं का अध्ययन सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र करता है, और देश की समस्याओं का, दुनिया की समस्याओं का जो अध्ययन है वो व्यापक अर्थशास्त्र करता है। व्याख्या है, जहां अर्थतंत्र की एक अर्थतंत्र में होना चाहिए, अर्थतंत्र में एक व्यक्ति, एक पीढ़ी, एक परिवार की आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए ये इकाइयाँ छोटी छोटी हैं, एक व्यक्ति है, परिवार है या एक कंपनी है, तो उसके लेन देन का, उसके आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन जब करते हैं तो उसे हम कहते हैं सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र। जैसे किसी व्यक्ति का वेतन, या अरविंद मिल में कपड़े का उत्पादन कितना हुआ है, अरविंद मिल हो या कोई और मिल हो, तो किसी एक मिल के अंदर कपड़े का उत्पादन कितना हुआ है, इसका अध्ययन जब करते हैं तब हम प्रयोग में लेते हैं सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र को, अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स को। नेक्स्ट है व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र। व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र एक बड़ा स्वरूप है, अर्थात जिस पद्धति में अर्थतंत्र की एक नहीं परंतु तमाम इकाई मतलब कि खाली अरविंद मिल के कपड़े का उत्पादन ज्ञात नहीं होगा यहाँ पर। व्यापक में देश में जितनी भी कपड़ा बनाने वाली कंपनियां हैं उन सब में कितना उत्पादन हुआ है इसका अध्ययन किया जाएगा। तमाम परिवारों, देश में जितने परिवार हैं, 130-140 करोड़ जो लोग हैं, उन सब की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र कहते हैं। और ये क्या अध्ययन करता है, ये जैसे देश की बेरोजगारी, देश की गरीबी, देश में होने वाला कुल उत्पादन, देश में मंदी, देश में तेजी, ये उन सब का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो एक ये व्याख्या आपको किताब में नहीं मिलने वाली है, इसलिए ढूंढने की कोशिश करना मत, ये आपको आसानी से समझ में, इसके लिए बताया मैंने। ये सूक्ष्मलक्षी जहाँ पे छोटी समस्याओं का, छोटी इकाइयों का, व्यक्ति का, परिवार का, पीढ़ी का और उनकी आर्थिक प्रवृत्ति का अध्ययन होगा। और याद रहे, हमने पहले ही पढ़ा था, प्रवृत्तियां दो तरह की, आर्थिक और अनार्थिक, पर अर्थशास्त्र में मात्र आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन होता है, वो भूलना नहीं है। तो व्यक्ति की आर्थिक प्रवृत्ति, पीढ़ी की आर्थिक प्रवृत्ति या परिवार की आर्थिक प्रवृत्ति, उसका अध्ययन जो अर्थशास्त्र करता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र। और यदि व्यक्ति का नहीं परंतु देश के सभी लोगों का, सारे परिवारों का, सारी इकाइयों का, सारी कंपनियों के उत्पादन का अध्ययन जहाँ पे होता है तो उसे हम कहते हैं व्यापक अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये दो मेन शाखाएं, और आपको आगे जाके इन दोनों के ऊपर अलग अलग पुस्तकें मिलने वाली हैं, तो ये भूलना नहीं है, दोनों के दोनों व्याख्या याद होनी चाहिए, और IMP क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर एक IMP टॉपिक आने वाला है सेक्शन D में, ये 3 नंबर में आ सकता है। और ये है क्या, ये है इस तरह से कि आर्थिक जानकारी की प्रस्तुति कितनी तरह से हो सकती है। जैसे आपके पास कोई भी आर्थिक जानकारी आती है
कि देश में कितनी गरीबी है, देश में कितनी बेरोजगारी है, देश की जनसंख्या कितनी है। तो ये जानकारी आप कितनी तरह से ले सकते हैं या कितनी तरह से आप जानकारी लोगों को दे सकते हैं। तो सबसे पहले 3 प्रकार है इसके अंदर, हम वन बाय वन बातें। सबसे पहला कि आप किसी व्यक्ति तक जानकारी पहुंचा सकते हैं, पहला प्रकार भाषा के द्वारा। भाषा मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी बात कि देश के अंदर 130 करोड़ जनसंख्या हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बड़ी चिंता की बात है। ये भाषा हुई। तो हम अपनी बात जो है वो लोगों तक बोल करके, अपनी भाषा में बोल करके पहुंचा सकते हैं। ये हुआ पहला तरीका। पर इससे भी ज़्यादा सार्थक तरीका क्या होगा? तो सार्थक तरीका जो है वो होगा, हाँ तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि विराट कोहली 5 मैचों में अच्छा खेला। तो 5 मैचों में अच्छा खेला तो खाली लगा कि हाँ अच्छा खेला होगा, पर आंकड़े यहाँ मिले नहीं। ठीक है, तो बोल के बताया, लेकिन आंकड़े कब मिलेंगे? दूसरा तरीका कि भाषा की तुलना में अगर आप आंकड़ों के द्वारा बात समझाते हो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे दिया है कि विराट कोहली ने पहले मैच में 120 रन बनाए, दूसरे में 241, तीसरे में 102, चौथे मैच में 70 और पाँचवें में 98। तो ये दिख रहा है आंकड़े। तो पहला भाषा द्वारा बोल करके कि अच्छा काम कर रहा है, और दूसरा नहीं अच्छा काम कर रहा है, ये देखो आंकड़े भी हम दे रहे हैं कि क्या अच्छा काम कर रहा है। तो आंकड़ों के द्वारा जानकारी को आंकड़ों में बदलकर सामने वाले व्यक्ति तक ज़्यादा स्पष्टतापूर्वक पहुंचाया जा सकता है, और संभव हो तो तालिका के द्वारा ये काम ज़्यादा आसान बनाया जा सकता है। तालिका बनाओ, आंकड़े दो। तो 2 तरीके हो गए कि भाषा के द्वारा अपनी बात पहुंचाई कि देश के अंदर कोरोना वायरस के पेशेंट बढ़ गए हैं। दूसरा आंकड़ों के द्वारा आपने आंकड़े बताए कि अरे बढ़ नहीं गए, देश में कोरोना वायरस के पेशेंट 15 लाख होने वाले हैं, हर रोज़ के 50,000 पेशेंट आ रहे हैं कोरोना वायरस कोविड-19 के। तो ये आंकड़े जो है वो आपकी बात को थोड़ा ज़्यादा मजबूत करते हैं। जैसे मैं किसी को कहूँ कि भाई मुझे फीवर है, तो कोई बोलेगा ठीक है फीवर है, फिर मैं कहूँगा अरे मुझे 102 डिग्री फीवर है, तब चिंता होती है। तो आंकड़ों के द्वारा हम अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। और तीसरा तरीका, ऐसा कहीं कहा गया है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो बात आंकड़े या भाषा नहीं समझा सकती वो बात ग्राफ, आकृति आसानी से समझा सकते हैं। ये जो आपके सामने ग्राफ है ये आपको आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। ग्राफ के द्वारा, आकृति के द्वारा जो चीज़ें आंकड़ों में हैं उनको आप आसानी से दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हो। तो ग्राफ एक और बेहतर तरीका, पर याद रहे कि ग्राफ जो है वो आंकड़ों पे डिपेंड है। आंकड़े होंगे तो उनकी मदद से ग्राफ बनेगा, और ग्राफ को देख करके आप समझ जाते हो। जैसे कि मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, उसमें स्तंभ आलेख बने हुए हैं कि भारत ने 10 ओवर में, पहली ओवर में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, तो आप अंदाज लगा लेते हैं कि हाँ अच्छे खासे रन बन रहे हैं, चाहे आपने मैच देखी हो चाहे आपने ना देखी हो। तो आकृति या आलेख जो है वो एक और बेहतर तरीका है। मैं फिर से आपको तीनों तरीके बता दूं। पहला तरीका भाषा के द्वारा, दूसरा तरीका आंकड़ों के द्वारा, तालिका के द्वारा, और तीसरा तरीका हमारा है आलेख या आकृति के द्वारा। ये आपकी किताब में दिया हुआ है, पढ़ लेना। 3 नंबर में है, मोस्ट एमपी सेक्शन डी के अंदर। अभी आपको हाँ पेपर स्टार बतानी बाकी है, मैं बता दूंगा समय मिलेगा तो। अगला और एक महत्वपूर्ण, फिर से सेक्शन डी नहीं सेक्शन ई, ये 5 नंबर में सवाल ये आ सकता है और आपकी किताब में विस्तार से समझाया गया। मैं खाली आपको यहाँ मुद्दे समझाऊंगा। पहली बात कि सांख्यिकी जानकारी का मतलब क्या है? सांख्यिकी मतलब कि आपके जो आंकड़े हैं, अर्थशास्त्र के अध्ययन में जो आंकड़े हैं उनका क्या महत्व है। आंकड़े अगर हैं तो क्या होगा, आंकड़े नहीं हैं तो क्या होगा। तो पहला मुद्दा कि अगर आंकड़े हैं तो क्या होता है, तो पहला कि कोई भी आप सिद्धांत, कोई भी थियरी आप प्रस्तुत करते हो और साथ में अगर आंकड़े भी हैं तो फिर आपकी जो बात है उसकी वजन में, उसके सत्यता में वृद्धि होती है। आपकी बात लोग मानते हैं कि हाँ अगर आंकड़े हैं तो ठीक है। जैसे कि मैं वही बात कह रहा हूँ फिर से कि अगर कोई कहे कि भाई लगातार कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, तो लोग बोलेंगे ठीक है बढ़ रहे, ठीक है। लेकिन जब आंकड़े दिए जाते हैं कि भाई पहले ये आज से 10 दिन पहले हर रोज़ की 30,000 पेशेंट आ रहे थे और अब हर रोज़ जो है वो 50,000 पेशेंट आ रहे हैं, तब लोग थोड़ा सा आपकी बात को ज़्यादा गंभीरता से मानते हैं। तो अगर आंकड़े होंगे तो जो भी आप सिद्धांत, जैसे आपको आगे आगे पढ़ने वाले हो कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है,
ग्राहक उस वस्तु की खरीदी को घटा देते हैं। ये मैंने सिद्धांत बताया आपको। लेकिन जब ये आपको आंकड़े बताऊं कि कीमत किसी वस्तु की 20 रुपये थी तो लोग उसका 200 पैकेट खरीदते थे, अब कीमत 40 रुपये हुई तो लोग उसका कम पैकेट खरीदते हैं। तो आप उस सिद्धांत को ज़्यादा आसानी से मानेंगे, आपके बात जो है आपके गले उतरेगी। ठीक है, तो सिद्धांत के आधार में प्रूफ में वृद्धि होगी। अगला मुद्दा काफी अहम पे, दो शब्द के ऊपर सब टिका हुआ है, दशा और दिशा। दशा क्या होती है और दिशा क्या होती है? मैं फिर से वो चीज़ बता रहा हूँ आपको कि दशा मतलब कि कंडीशन। जैसे कि फिर से वो चीज़, भारत के अंदर कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या लगभग 15 लाख है, और अमेरिका के अंदर जो संख्या है वो लगभग जो है 2 करोड़ के आसपास, अंदाज कह रहा हूँ मैं। तो ये स्थिति हुई, इसको हम कहते हैं दशा। अब दिशा क्या होता है कि भारत में हर रोज पेशेंट जो है वो कल आए थे, परसों आए थे 40,000, फिर कल आए 45,000 और आज आए 50,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे यहाँ पर कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ये हुई दिशा। अगर उल्टा होता कि परसों आए थे 50,000, फिर कल आए 40,000 और आज आए 30,000, तब दिशा क्या होती? तब दिशा होती कि हमारे यहाँ पेशेंट जो है वो घट रहे हैं। तो आप कहाँ पे हैं और आप किस दिशा में जा रहे हैं, ये आपको पता चलेगा आंकड़ों के द्वारा ही। आंकड़े बताएंगे। फीवर की बात है कि अगर किसी को फीवर है 101 डिग्री, फिर 102 हो रहा है, फिर 103 हो रहा है, तो 102 क्या हुआ? 102 की स्थिति हुई, और 103 104 हो रहा है तो क्या है? ये है दिशा। तो आंकड़ों की मदद से आप दशा और दिशा जो है उसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की, इसके लिए हम बात करते हैं जनसंख्या की, बात करते हैं गरीबी की, बात करते हैं बेरोजगारी की। तो देश में इनकी दशा क्या है, इनकी स्थिति क्या है, और आने वाले समय में ये बढ़ेगा या घटेगा, ये हम आंकड़ों की मदद से जान सकते हैं। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन में आप आंकड़ों का जो रोल है वो कम नहीं, आंकड़ों की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा है। और तीसरा मुद्दा है तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। भारत की आबादी ज़्यादा है, चीन की आबादी जो है उससे भी ज़्यादा है, ये बोल दिया, पर इससे समझ में नहीं आई ये बात। फिर जब आंकड़ों में कहा कि भारत की आबादी 130 करोड़ है, चीन की आबादी 145 करोड़ है, तो दोनों की तुलना हो जाती है। इसी तरह से भारत की जो इनकम है, नेशनल जीडीपी भारत की जो है वो मान लो कि 3 ट्रिलियन है, चीन की जो है वो 8 ट्रिलियन है। तो ये कंपेयर होता है, आप आंकड़ों की मदद से तुलना कर सकते हो, चाहे व्यक्ति हो चाहे देश हो। अगर मैं कहूँ कि 2 व्यक्ति हैं, दो विद्यार्थी हैं, दोनों में से कौन ज़्यादा होशियार है, तो ये देख के मालूम पड़ेगा नहीं, शक्ल देख के तो आइडिया आएगा नहीं। ये कैसे आइडिया आएगा? ये आएगा दोनों की मार्कशीट देख करके। और मार्कशीट में क्या है? मार्कशीट में आंकड़े ही हैं कि भाई किसी के इकोनॉमिक्स में 100 में से 70 नंबर आए, किसी के 100 में से 90 नंबर आए, तो 90 वाला होशियार है, 70 वाला कम होशियार है। तो आंकड़ों की मदद से आप 2 परिबलों की तुलना आसानी से कर सकते हैं। और चौथा मुद्दा है संक्षिप्त प्रस्तुति के लिए। फिर वही चीज़ कि मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि बोलो बेटा बताओ आपके 10वीं के अंदर हिंदी में कितने नंबर आए, तो आप बताओगे इतने आए। फिर मैं पूछूंगा कि एसएस में कितने आए, इतने आए। इससे अच्छा है कि आप एक तालिका बना दो, तालिका मतलब आपकी मार्कशीट, और आप ये मेरे सामने रख दो, तो मैं खुद देख के सारे सवालों के जवाब मुझे तुरंत मिल जाएंगे। तो आंकड़े और ग्राफ, ये 2 चीज़ जो ऐसी है जिनकी मदद से आप बहुत बड़ी बड़ी बातों को कम समय में और सरलता से सामने वाले को समझा सकते हो। तो ये ध्यान रखिए कि संक्षिप्त चीज़ों को आसानी से सरलता से समझाने में सांख्यिकी जानकारी जो है उसका महत्व है। पूरा क्वेश्चन ये होता है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सांख्यिकी जानकारी का महत्व क्या है। पहला मुद्दा, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के आधार में वृद्धि होती है। आधार मतलब फिर से वो कि आप जो भी बात कहते हो उसका जो प्रूफ है, उसका जो सत्यता है, उसमें वृद्धि होती है। दशा क्या स्थिति है, और दिशा आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है, ये आंकड़ों की मदद से आप जान सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन, 2 अलग अलग परिबलों की तुलना करने में आंकड़े जरूरी है। मैं कहूँगा कि भाई सोना जो है वो महंगा है, चांदी जो है वो सस्ता है, तो बोलने से नहीं, आपको बताना पड़ेगा
कि सोना जो है वो 55,000 रुपये का तोला है और चांदी जो है वो 50,000 रुपये की किलो है, तो ये तुलना तो अध्ययन हो जाएगा। पेट्रोल डीजल का अध्ययन आजकल बहुत हो रहा है कि पेट्रोल पहले साहब महंगा होता था, डीजल सस्ता होता था। अब आजकल डीजल सर महंगा हो गया है, पेट्रोल सस्ता हो गया है। पर अभी सस्ता महंगा बोल के हम नहीं मानेंगे, हमको तो आंकड़ा चाहिए। आंकड़ा क्या बोलता है कि पेट्रोल जो है वो लगभग 80 रुपये है और डीजल जो है वो लगभग 81 रुपये है, तो डीजल महंगा हुआ। पता कैसे चला? दोनों की तुलना कैसे हुई? दोनों की तुलना आंकड़ों से हुई। और आखिरी कि वो जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े सिद्धांत हैं, उनको आप आंकड़ों की मदद से आसानी से समझा सकते हो, संक्षिप्त में, शॉर्ट में आप उनको समझा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब बहुत जल्दी अगली सीडी हम अगला जो भी है आपको यूट्यूब पेश करेंगे, ताकि कम समय में जो हम चैप्टर 1 है वो ख़त्म कर लें और आने वाली जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, धन्यवाद।